प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वह है अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति भाग 2। जैसा कि आप को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि जब अंग्रेज भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। उस समय हम देखते हैं कि जब भारत में एक सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था और उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता थी भारत में वो थी मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य की हम बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो शक्तिशाली शासकों की जो श्रृंखला थी, जो कड़ी थी, वो हम देखते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के साथ ही शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से भारत को एक विस्तृत साम्राज्य के अधीन एकत्रित स्थायित्व और व्यवस्थित रखने का जो कार्य किया गया था मुगल शासकों के द्वारा, अब वो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही उस स्थिति में परिवर्तन आया। और उसकी मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शासक योग्य शक्तिशाली नहीं था कि वो इतने विशाल मुगल साम्राज्य को अपने अधीन एकता और राजनीतिक एकीकरण के अंतर्गत उसको स्थायी रख सके, उसकी रक्षा कर सके। और आप देखते हैं कि छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए, जिसमें हम देखते हैं हैदराबाद है, अवध है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्य हैं। उसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो गुजरात मुगल साम्राज्य के समृद्ध प्रांतों में से एक था, जिसको अपन बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, या यूँ कहें कि सल्तनत कालीन साम्राज्य के अंतर्गत 1299 में जीता गया। और बाद में अकबर ने इसको जीत कर पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। तो गुजरात एक समृद्ध प्रांत था मुगलों का, लेकिन केंद्रीय शक्ति के पतन के पश्चात गुजरात पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया और मराठों को गुजरात से चोट वसूली करने का अधिकार प्राप्त हो गया। उसका प्रभाव भी बढ़ता गया और गुजरात के तत्कालीन मुगल सूबेदार महाराजा अभय सिंह ने जब मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का प्रयास किया तो 1733 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसमें उसे बुरी तरह से बेचारे को पराजित होना पड़ा और वह गुजरात की शासन व्यवस्था अपने अधिकारियों को सौंपकर वापस अपने राज्य जोधपुर लौट आया। 1735 ईस्वी में मराठे गुजरात के वास्तविक शासक बन गए और आगे चलकर बड़ौदा राज्य स्थापित हुआ और गायकवाड़ परिवार ने गुजरात पर शासन किया। 5वां राज्य था मालवा। मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण दिल्ली दरबार का कोई भी अमीर मालवा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर पाया। 1724 ईस्वी के बाद पेशवा के 3 सेना नायकों होलकर, सिंधिया और पंवार ने क्रमशः इंदौर, ग्वालियर और धार में मराठा शक्ति को स्थापित किया और आगे चलकर इन तीनों के स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। 6ठा राज्य था पंजाब और राजस्थान। पंजाब के सुयोग्य सूबेदार जकरिया खान ने अपने लंबे समय तक पंजाब में शांति और व्यवस्था को बनाए रखा, परंतु नादिर शाह और बाद में अहमद शाह अब्दाली के निरंतर आक्रमणों से पंजाब की शासन व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरबार की दलबंदी और गुटबाजी के कारण मोहम्मद शाह की अयोग्यता एवं निर्बलता का कारण किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी। राजस्थान के शासक भी अब दिल्ली की राजनीति से अलग थलग पड़ने लग गए थे और सवाई जयसिंह ने अपने स्वार्थों के निमित्त अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परंतु राजस्थान में मराठों के हस्तक्षेप ने उन्हें दिल्ली की राजनीति से दूर रखा। 7वां राज्य था मैसूर। 18वीं सदी के मध्य में मैसूर चीका का कृष्णराज का शासन था, परंतु वह नाममात्र का शासक था और शासन की समस्त शक्तियां देवराज और नंदराज नामक 2 भाइयों के हाथ में थी।
बाद में नंदराज राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। उस समय हैदर अली नाम का एक योग्य व्यक्ति नंदराज की सेना में नायक के पद पर आसीन हुआ। यद्यपि हैदर अली अनपढ़ था, किंतु वह असाधारण प्रतिभा का धनी था और उसके पराक्रम तथा रण कौशल से प्रभावित होकर नंदराज ने उसे डिंडुगुल का फौजदार नियुक्त किया। उस समय मैसूर का दीवान था खांडेराव। उसने राजमाता तथा हैदर अली से मिलकर नंद राज को पराजित कर दिया, परंतु उसके बाद हैदर अली ने शासन सत्ता राजमाता को सौंपने की बजाय नंद स्वयं अपने हाथ में ले लिया और दीवान खांडेराव को कैद खाने में पटक दिया। शासन सूत्र संभालने के बाद भी हैदर अली ने अपने को राजा घोषित नहीं किया, अपितु राजा के नाम पर ही शासन किया। 1750 ईस्वी में जिस समय हैदराबाद के निजाम नासिर जंग की हत्या की गई थी, हैदर अली अपने सैनिकों के साथ हैदराबाद में ही मौजूद था। नासिर जंग की हत्या के बाद उसके विरोधी उसका राज को लूटकर भागने लगे। हैदर अली ने उनको परास्त करके लूट का सारा माल हथिया लिया। इस प्रकार वह अपार धन संपदा का स्वामी बन गया। 1776 ईस्वी में मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया। दक्षिण में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर हैदर अली ने अपने राज्य का भी काफ़ी विस्तार किया, परंतु अंग्रेजों का हैदर अली का उत्कर्ष उनको पसंद नहीं आया, उनको रास नहीं आया और मैसूर राज्य को समाप्त करने का निश्चय किया। और इसके लिए उन्हें 1766 से 1799 ईस्वी तक अंग्रेजों और मैसूर के मध्य 4 युद्ध लड़े गए, जो इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्धों के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंतिम युद्ध में हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया और मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। 8वें राज्य और शक्ति के रूप में स्थापित हुए मराठी। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठे। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को हस्तगत करने के बाद अपनी संपूर्ण शक्ति मराठों के विरुद्ध लगा दी। परिणाम स्वरूप संभाजी को कैद कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब मराठों ने संभाजी के भाई राजाराम के नेतृत्व मुगलों के विरुद्ध अपना एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा, जिसमें बाद में ताराबाई ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। संभाजी की विधवा पत्नी की येसुबाई की सलाह पर राजाराम सुदूर दक्षिण की ओर चला गया, किंतु विश्वासघात के कारण संभाजी की विधवा पत्नी और उसका पुत्र शाहू मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 3 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति की गद्दी पर बैठाकर मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों के संघर्ष को कायम रखा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम और आजम के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ और शाहू के परिवार को मुगलों द्वारा कैद में ले जाया गया। बाद में जुल्फिकार खां की सलाह पर शाहू और उसके परिवार को मुक्त कर दिया गया, परंतु परिवार को अपने साथ लेता गया और शाहू महाराष्ट्र की तरफ चला गया। महाराष्ट्र पहुँचते ही उसके पास एक अच्छी खासी एक सेना इकट्ठी हो गई थी। ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बनाए रखना शाहू का विरोध किया। अंततः शाहू और ताराबाई के मध्य युद्ध हुआ। ताराबाई पराजित हुई और शाहू ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया और जनवरी 1708 में छत्रपति के रूप में इसका राज्याभिषेक किया गया। फिर आप हम देखते हैं कि इनमें मराठों में बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 उन्होंने पेशवा के रूप में मराठों के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप देखते हैं कि 1747 में अफ़गानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली का उदय हुआ। 1748 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया, उसे परास्त होना पड़ा। लेकिन बाद में जब मराठों और मुगलों के मध्य जो संधि हुई, उस संधि के तहत पंजाब की जो सुरक्षा का दायित्व अब्दाली के विरुद्ध पंजाब की सुरक्षा, बाह्य आक्रमण से रक्षा का भार
मराठों को दे दिया गया। तो अब मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो युद्ध लगभग अवश्यंभावी हो गया और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का अंतिम जो तृतीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें मराठों की अहमद शाह अब्दाली के हाथों बुरी तरह से उन्हें पराजित होना पड़ा। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करते हैं, जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, उसको पराजित होना पड़ा। इसके युद्ध के परिणाम की हम बात करते हैं तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद इतिहासकारों में भारी मतभेद है कि मराठा इतिहासकार सरदेसाई का मत है कि यह सोचना कि पानीपत के युद्ध के मराठों की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई ठीक नहीं होगा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग शीघ्र ही पानीपत की क्षति को पूरी करने के लिए खड़े हुए। इसके विपरीत यदुनाथ सरकार का कहना है कि भयंकर संघर्ष में मराठों को बुरी तरह से मार खानी पड़ी। संपूर्ण महाराष्ट्र में शायद ऐसा कोई सैनिक परिवार बचा हो जिसमें से उन्होंने अपने किसी प्रियजन को युद्ध में नहीं खोया हो। 23 जून 1761 को पेशवा बालाजी बाजीराव स्वर्ग सिधार गया और अब मराठा सरदारों पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं रहा। इसमें संदेह नहीं कि मराठों ने अपेक्षाकृत कम समय में अपनी क्षति को पूरा कर लिया। 1769 ईस्वी में उन्होंने नर्मदा को पार किया और राजपूत राज्यों रोहिला जाटों आदि से कर वसूल किया। बाद में सिंधिया कुछ समय के लिए मुगल सम्राट का संरक्षक भी रहा, परंतु फिर भी वे उत्तर भारत की राजनीति में अपना स्थायी प्रभाव स्थापित करने में सफल नहीं हुए। पानीपत में जहाँ मराठा शक्ति को जबरदस्त धक्का लगा, वहीं लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया और दोनों शक्तियों मराठों और अफगान के पराभव ने अंग्रेजों के लिए मैदान साफ कर दिया। भारतीय प्रमुख शक्ति के पराभव यानी मराठों के बाद अंग्रेजों का मार्ग सरल बना दिया, जिस पर चलकर भारत में अपने ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण करने में उनको सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार आप देखते हैं कि जिस समय पहली बात तो कि जब हम बात करते हैं कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये आए, आपस में व्यापारिक राजनीतिक एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसमें अंतिम और निर्णायक सफलता अंग्रेजों को मिलती गई। और उसी प्रकार हम जब भारत की राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हुई और भारत में जो केंद्रीय सत्ता का पतन प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में छोटे छोटे राज्य स्थापित होते गए। अवध का, हैदराबाद का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो इसकी परिणाम ये निकला कि जो मराठे लूटपाट की जो उनकी प्रमुख प्रवृत्ति थी, जिसके कारण कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी किस तरफ कभी किस तरफ उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। अंततः बाद में मुगल दरबार के साथ उनका जो समझौता हुआ, संधि हुई, उस संधि के तहत अप्रैल 1754 में उस संधि के तहत पंजाब की में बाह्य आक्रमण यानी अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो भी आक्रमण होगा उसकी जिम्मेदारी मराठों पर दे दी गई, रक्षा का दायित्व मराठों पर दे दिया गया। मराठों ने जब ले लिया रक्षा का दायित्व तो अंततः 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों ने अब्दाली का अफगानों का आक्रमण का जवाब दिया, युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। और मराठों की पराजय के बाद भारत में कोई एक केंद्रीभूत शक्तिशाली शक्ति नहीं रही और ऐसी स्थिति में अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका वास्तविक और तत्कालिक उद्देश्य व्यापार करना था भारत के साथ, उस व्यापार के स्थान पर अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करते गए और अंततः जैसे
उन्होंने बंगाल बिहार से 3000 वार्षिक कर के बदले धीरे धीरे मुक्त व्यापार करने का जो लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने प्लासी के युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, उसके बाद कर्नाटक के 3 युद्ध, आंग्ल मैसूर के 4 युद्ध लड़ते हुए अंततः पंजाब के साथ। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत में अपना ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित कर लिया। धन्यवाद।